नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्रीज की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी। अब बिना देरी के सीधे आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी अपने आप में बहुत अजीब है और दिलचस्प भी। ये कहानी है दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था। ये वहाँ की कहानी है। कत्ल के किसी भी केस में आमतौर पर यह देखा जाता है कि कानून की एक प्रक्रिया होती है। पुलिस तफ्तीश करती है, जांच करती है, छानबीन करती है, सबूत जुटाती है और सबूतों के आधार पर क्रिमिनल को सज़ा सुनाई जाती है। ये कहानी अजीब इसलिए है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, कि जिस शख्स का कत्ल हुआ वो कत्ल के फौरन बाद से अपने रिश्तेदार के बेडरूम में आना शुरू कर देता है और उसके सपनों में भी उसे दिखता है और केवल एक बात उससे कहता है कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दो। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, उसे मुक्ति नहीं मिली है, और यदि तुम मेरा अंतिम संस्कार नहीं करवाओगे तो मैं इसी तरह तुम्हारे सपनों में आता रहूँगा, तुम्हें परेशान करता रहूँगा, तुम्हें तंग करता रहूँगा, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार करवा दो। वो शख्स जिसका कत्ल हुआ था, उसका भूत केवल दो ही चीज़ें चाहता था। पहली, कि उसका अंतिम संस्कार हो जाए, और दूसरा, उसके परिवार वालों को इस बात की खबर हो जाए कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, और उसका कातिल पकड़ा जाए। लेकिन सबसे पहले वो यही चाहता था कि उसका अंतिम संस्कार हो जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार के जरिए ही उसके कातिल तक पहुंचा जा सकता था। ये चीज़ ऐसी थी जिस पर कानून भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि भूत प्रेत, आत्मा, पिशाच, इन सब चीज़ों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है। अब मैं सुनाता हूँ आपको कहानी कि ये पूरा मामला हुआ क्या। दरअसल ये कहानी है एक जमींदार परिवार की। उस जमींदार परिवार के एक जवान बेटे की, जिसकी उम्र लगभग 25 साल, नाम राजेंद्र। गुरुग्राम में इनका परिवार रहता था। हंसता खेलता परिवार। इनका जो बेटा था राजेंद्र, वो भी पढ़ाई लिखाई में होशियार और घूमने फिरने का शौकीन, मस्त मौला, हंसमुख व्यक्ति, और कोई ऐसी उम्र भी नहीं होती 25 साल बहुत ज़्यादा। तो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एडवेंचर करना उसे बहुत पसंद था। कई बार अपनी फैमिली को बिना बताए वो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करता था। 2-3 दिन तक घर नहीं लौटता था, और उसके बाद फ़ोन कर कर बताता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं जल्दी ही घर लौट आऊँगा। ऐसे ही एक दिन अचानक वो गायब हो जाता है अपने घर से। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसके घर वाले सोचते हैं कि वो हमेशा की तरह जैसे जाता है अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब परिवार वालों को टेंशन होती है राजेंद्र के, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं था। राजेंद्र ने ऐसा नहीं किया था। बिना बताए तो वो जाता था, लेकिन कॉल कर देता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया हूँ, घूमने निकल गया हूँ, जल्दी लौट आऊँगा। लेकिन ना इस बार उसका कॉल आया, ना वो खुद ही लौट कर आया। तो 4-5 दिन फिर बीतने के बाद राजेंद्र के परिवार वाले इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि अब उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। राजेंद्र का पूरा परिवार गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और राजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, ढूंढती है, छानबीन करती है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। 1 हफ्ता बीत जाता है, धीरे धीरे महीना बीत जाता है, कुछ हाथ पुलिस के लगता नहीं। अब चूंकि ये जमींदार परिवार था, करोड़पति परिवार था, इसका रसूख था पूरे एरिया में, तो बड़े बड़े नेताओं का भी पुलिस पर दबाव आना शुरू हो जाता है कि आप इस केस को सॉल्व कीजिए। अब चूंकि अगस्त से अक्टूबर आ गया था, 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन राजेंद्र की कोई खबर नहीं थी। अब राजेंद्र की कोई खबर या सुराग तो नहीं मिला था, लेकिन अचानक एक दिन एक भूत सामने आता है और वो राजेंद्र के केस को खोलने की कोशिश करता है। राजेंद्र के एक रिश्तेदार रोहताश के बेडरूम में वो दिखना शुरू हो जाता है। रोहताश के सपनों में आता है। इससे रोहताश परेशान रहने लगता है, और वो रोहताश के सपने में आकर केवल एक ही बात कहता है कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करवाओ, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, और यदि तुम मेरा अंतिम संस्कार नहीं करवाओगे तो मैं इसी तरह तुम्हारे सपनों में आता रहूँगा, तुम्हें दिखता रहूँगा, तुम्हें परेशान करता रहूँगा, तंग करता रहूँगा, डराता रहूँगा, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार करवाओ। जब रोहताश को परेशान उसके घर वाले देखते हैं
तो उससे पूछते हैं कि पूरी बात क्या है, बताओ। रोहताश अपने परिवार वालों को ये बात बताता है कि राजेंद्र उसके सपनों में आता और केवल एक ही बात दोहराता है बार बार कि उसका अंतिम संस्कार करवा दो, और यदि तुम मेरा अंतिम संस्कार नहीं करवाओगे तो मैं इसी तरह तुम्हारे सपनों में आता रहूँगा, तुम्हें डराता रहूँगा, परेशान करता रहूँगा, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार करवा दो। तो रोहताश के परिवार वालों को ये लगता है कि ये कोई वहम है रोहताश का, क्योंकि ये लोग काफ़ी करीबी कजिन थे और उठना बैठना इनका बहुत साथ में था। तो उन्हें लगा कि कोई ऐसी बात होगी जो रोहताश को परेशान कर रही होगी, राजेंद्र इतने समय से मिला नहीं है, तो इसलिए शायद ये उसकी गलतफहमी होगी। 2-3 दिन बाद दवाई जाती है, लेकिन रोहताश के सपने में राजेंद्र का भूत आना बंद नहीं होता। अब रोहताश के परिवार वाले इस बात पर पहुंचते हैं कि अब इस बात को राजेंद्र के परिवार वालों तक बता देनी चाहिए। तब रोहताश और रोहताश का पूरा परिवार राजेंद्र के घर वालों तक पहुंचता है, उन्हें सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताता है। अब राजेंद्र के परिवार वाले भी सदमे में थे, क्योंकि उनका बेटा 2 महीने से गायब था। तो पहले जब वो सुनते हैं उन लोगों की बात तो उन्हें भी यकीन नहीं होता। वो भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि रोहताश करीबी था, तो उसकी कोई गलतफहमी या उसका वहम होगा। अब चूंकि इतना टाइम बीत चुका था, तो पुलिस को भी ये था कि हो सकता है कि राजेंद्र का किडनैप कर लिया गया हो, क्योंकि ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम ये ऐसा एरिया है कि यहाँ पर फिरौती के लिए, रैंसम के लिए काफ़ी किडनैपिंग होती हैं। तो पुलिस वालों ने इस बात की जानकारी भी राजेंद्र के परिवार वालों को दे दी थी कि हो सकता है कि आपके पास फिरौती के लिए यानी रैंसम के लिए कोई कॉल आए, और यदि कोई कॉल आता है तो आप हमें सूचित कर दीजिएगा। लेकिन अब ये बात सपने की थी, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कानून की किताब में भूत, पिशाच, प्रेत इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती। तो अब राजेंद्र के परिवार वालों को ये था कि ये बात पुलिस तक पहुंचाए कैसे, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि पुलिस ने एक बात ये भी कही थी कि कोई भी क्लू राजेंद्र की गुमशुदगी से रिलेटेड अगर आपको मिलता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब राजेंद्र के परिवार वाले डिसाइड करते हैं कि पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस के पास राजेंद्र का परिवार पहुंचता है, सारी बात पुलिस को बताता है। पहले पुलिस वाले हंसी में उड़ाते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन फिर वो एक चीज़ पूछते हैं रोहताश से। वो ये पूछते हैं कि जब वो तुम्हारे सपने में आता है तो ये तो बताता होगा कि उसकी मौत कैसे हुई, या अगर वो अंतिम संस्कार की बात कर रहा है तो उसकी लाश कहाँ है। तो रोहताश कहता है कि नहीं, उसकी लाश तो उसको कुछ पता नहीं है, उसने भी अपनी लाश के बारे में उससे कुछ बताया नहीं है। लेकिन हाँ, उसने ये कहा था कि अगर तुम मेरा अंतिम संस्कार नहीं करवा सकते तो कम से कम मेरे कपड़ों का ही अंतिम संस्कार करवा दो। तब पुलिस ये पूछती है रोहताश से कि अगर वो कपड़ों की बात करता है तो वो जगह भी तो बताता होगा कि उसके कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं। तब बताता है कि हाँ, कोई जगह तो बताता है, और वो ये कहता है कि मेरे घर के पास ही गुरुग्राम में एक कुआं है सूखा हुआ, और वहाँ मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। एग्जैक्ट जगह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। पुलिस कहती है कि बाकी सब बातों में दम तो नहीं है, लेकिन एक बात ठीक लग रही है, एक काम करते हैं, उस कुएं तक पहुंचते हैं, उस कुएं को ढूंढते हैं, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। रोहताश राजेंद्र के घर के आसपास जाता है, पुलिस भी उसके साथ रहती है, पूरी टीम पुलिस की। धीरे धीरे लोग उस एरिया में जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक कुआं दिखाई पड़ता है। रोहताश वहां रुक जाता है और उस कुएं की ओर पुलिस की टीम को इशारा करता है। पुलिस की टीम और रोहताश वहां पहुंचते हैं। कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था। वहां के कुछ लोकल लोगों को ही पुलिस बुलाती है। उस कुएं के अंदर उन्हें उतारा जाता है, और उस कुएं की कुछ गहराई में एक जीन्स और शर्ट उन लोकल लोगों को बरामद होते हैं। वो कपड़े ऊपर लाए जाते हैं। अब चूंकि पुलिस की पूरी टीम थी, साथ में रोहताश था और राजेंद्र का परिवार भी वहां पर मौजूद था। जैसे ही उस जीन्स और टी शर्ट को राजेंद्र का परिवार देखता है, उनकी चीखें निकल जाती हैं। वो बुरी तरह रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये तो राजेंद्र के ही कपड़े हैं। अब जो ये जीन्स और शर्ट राजेंद्र की बरामद हुई और ये पुष्टि कर दी राजेंद्र के परिवार वालों ने कि ये राजेंद्र के ही हैं, तो अब पुलिस गुमशुदगी के मामले को मर्डर के मामले में तब्दील कर देती है और 302 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। जब ये 302 के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है पुलिस की, तो फिर अब वो नए एंगल से छानबीन शुरू करती है, क्योंकि अब मामला जो था वो बदल चुका था। हालांकि पुलिस खूब छानबीन करने के बाद उसके हाथ फिर कोई सुराग नहीं लगता।
अब पुलिस का ये था कि कोई जब सुराग मिल नहीं रहा है तो क्यों ना ये रोहताश से ही कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो राजेंद्र का भूत है वो रोहताश के सपनों में ही आता है, और जब वो उसके सपनों में आता है, उसने उसके कपड़े बरामद करवा दिए हैं, तो हो सकता है वो उसकी लाश तक भी पहुंचा दे। तो एक जो पुलिसियाई अंदाज होता है रोहताश का, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति पर संदेह करती है, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में किसी पर भी आप आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब पुलिस की टीम रोहताश के घर पहुंचती है उसको ले जाने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त राजेंद्र के परिवार वाले भी रोहताश के घर पर ही थे, और जब उन्हें ये पता लगता है कि पुलिस की टीम रोहताश को ले जाने के लिए आई है, उससे पूछताछ करने के लिए, तो वो रोहताश के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और पुलिस वालों से ये कहता है उसका परिवार कि आप उस व्यक्ति को उठा रहे हैं जिसने राजेंद्र की गुमशुदगी के बारे में क्लू दिया, उसने राजेंद्र के कपड़े बरामद करवाए, और आप उसी को उठाना चाह रहे हैं, जिससे राजेंद्र का परिवार काफ़ी नाखुश था, नाराज़ था। लेकिन पुलिसियाई सोच होती है, पुलिसियाई अंदाज होता है, उन्हें इन सब बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो फाइनल जो है मामले तक पहुंचना है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। तो वो राजेंद्र के परिवार की बात बिना सुने रोहताश को उठाकर ले जाते हैं। अब रोहताश से इंटरोगेशन होता है पुलिस का, पुलिस की टीम उससे क्वेश्चंस करती है। शुरू में वो टाला मटोरी करता है जैसे हर अपराधी करता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैंने तो आपको क्लू दिया और मैंने ही बताया कि राजेंद्र कपड़े ऐसे ऐसे कुएं में हैं, राजेंद्र ने मुझे बताया, राजेंद्र के भूत ने मुझे इस बारे में इत्तला किया। फिर जब पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है रोहताश से, तब वो टूट जाता है और वो सारी कहानी पुलिस के सामने बयां करता है। और वो कहानी ये थी कि राजेंद्र के परिवार में राजेंद्र सबसे बड़ा बेटा था, उसका एक छोटा भाई भी था, लेकिन वो दिमागी रूप से कमज़ोर था। राजेंद्र का परिवार ज़मींदार है, करोड़पति परिवार है, तो अगर राजेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाए तो जो प्रॉपर्टी है राजेंद्र के परिवार की, वो सारी किसी करीबी रिश्तेदार को मिलेगी, और वो करीबी रिश्तेदार मैं ही था। तो एक दिन मैं राजेंद्र को घुमाने के लिए अपने फार्म हाउस पर ले गया, क्योंकि हमारी अच्छी दोस्ती थी, तो उससे कोई शक हुआ नहीं। वहाँ गए, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, उसे मैंने खूब शराब पिलाई और फिर अपने नौकरों की मदद से उसे मार दिया और फार्म हाउस में ही गड्ढा खोद कर उसे गाड़ दिया। फिर मैं अपने घर आ गया, बेडरूम में सोया, लेकिन मुझे डर लग रहा था और मुझे ये समझ आ रहा था कि जो मैंने काम किया है वो गलत किया है पैसे के लालच में। लेकिन चूंकि अब वो मैं सब चीज़ें कर चुका था तो मुझे डर लग रहा था, और उसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कि राजेंद्र मेरे पास है। और जब मैं सो गया तो फिर मेरे सपनों में भी आया और मुझे डराने लगा कि तुमने जो किया मेरे साथ वो ठीक नहीं किया, तुमने मेरा जो कत्ल किया वो ठीक नहीं किया, और मेरे परिवार वाले अब परेशान हो रहे हैं, उन्हें टेंशन है कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए फिर मैं दूसरे दिन फार्म हाउस पहुँचता हूँ। वहाँ पर मैंने फिर गड्ढा खोदा, राजेंद्र की लाश को निकाला अपने नौकरों की मदद से, और एक कुछ दूरी पर जाकर राजेंद्र की लाश को फिर गाड़ दिया। वहाँ गाड़ने के बाद मैं फिर अपने घर आया, लेकिन फिर मुझे राजेंद्र का भूत दिखा। राजेंद्र का भूत मुझे दिखना बंद नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान रहने लगा। अच्छा, जब मैंने दूसरी जगह राजेंद्र की लाश को गाड़ा, तब राजेंद्र के भूत ने मेरे सपने में आकर ये कहा कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते, तो कम से कम तुम मेरे कपड़ों का ही अंतिम संस्कार करवा दो। तो इसके बाद दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने गड्ढा खोदा, राजेंद्र की लाश से कपड़े उतारे और उन कपड़ों को राजेंद्र के घर के पास ही एक सूखे कुएं में मैंने फेंक दिया और ऊपर से गड्ढा बंद कर दिया। आकर सो गया, लेकिन उसके आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि इस मर्डर के एंगल को मैं भूत प्रेत में मोड़ देता हूँ, जिससे मैं भी बच जाऊँगा। मामला पूरी तरह से साफ था, राजेंद्र का कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं, उसी के करीबी रिश्तेदार जो उसका अच्छा दोस्त भी था, रोहताश ने किया था। फिलहाल मामला लोअर कोर्ट में है, आगे की जो भी अपडेट इस केस से रिलेटेड होंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी जो है नासाज है, ठीक नहीं है, तो वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो या बीच बीच में मैं लड़खड़ाया भी हूँ, मेरी ज़ुबान लड़खड़ाई है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास, मेरी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
थैंक यू सो मच।